नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास जो सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है क्लास 11th के लिए। उसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हमने एक लेक्चर कर लिया है, पार्ट 1 कर लिया। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया। इसके पहले हमने ऑक्सीकरण तक आप लोग को पढ़ा दिया है। तो आज हमें पढ़ना है संकलन अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ना है? संकलन अभिक्रिया। तो आइए आपको बताते हैं संकलन अभिक्रिया के बारे में। पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो क्या देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिसके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते, लेकिन उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। इतना समझ गए आप? क्या होता है? वनस्पति जो तेल होते हैं उसमें क्या होता है कि साधारणतः लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा जो होते हैं उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। अब बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार का परमाणु तथा परमाणुओं का समूह दूसरे प्रकार का। अब हम बात करेंगे बच्चों कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है। जैव मात्रा से हुआ है जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए। जब वो मर गए तो उनका जो शरीर था वो समुद्र तल में डूब गया तथा गाद से ढक गए, और उसके नीचे वो क्या हुए बच्चों? ढक गए। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। उस पर बैक्टीरिया का क्या हुआ बच्चों? आक्रमण हुआ। ठीक है, जिसके कारण तेल और गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। जिसमें वह दबे थे, जिस गाद में, वह गाद धीरे धीरे क्या बन गया? चट्टान बन गया। चट्टान से छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ, और जो उसमें से छिद्रित भाग थे, ठीक है, उसमें से क्या हुआ? गैस और तेल का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। ठीक है, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव पदार्थों से हुआ, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ठीक है, कोयले और पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ था वह जैव पदार्थों से हुआ था, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो आप समझ गए कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि और डिटेल से अच्छी तरह से इस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कक्षा 10 के विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जो आप लोग का है, उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो उसे आप जाके कक्षा 10 के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कच्छ के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। ठीक है, जितने भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ सबका महत्वपूर्ण अवयव होता है।
सभी चीज़ों में अब पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त ये एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है तथा तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसम बनाने में उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं उसे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी इसी कारण कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी विशिष्ट अम्लीयता होती है। जो उसकी विशिष्ट स्पेशल एसिडिटी अम्लीयता होती है वही होती है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, इनकी कुछ अभिक्रियाएं भी होती हैं। एस्टिकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल में अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। एस्टर अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं क्योंकि इससे साबुन तैयार होता है। ठीक है, जिस अभिक्रिया से साबुन तैयार होता है उस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोइड या सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों साबुन तथा अपमार्जक के बारे में। ठीक है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। समझ गए आप लोग। वनस्पति तेलों या वसाओं का क्षार द्वारा जल अपघटन करके साबुन बनाया जाता है। वनस्पति तेल तथा ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिशेली संरचना तैयार करते हैं जिन्हें मिशेल कहते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में जलरागी सिरा एमल्सन बनाता है। इस प्रकार साबुन का मिशेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है तथा हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। इतना आप समझ गए। ठीक है, मिशेल का काम क्या होता है वो भी आपने इसमें समझ लिया। साबुन द्वारा कपड़ों की धुलाई में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा कठोर जल के साथ यह कठिनाई और अधिक हो जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे अपमार्जक या साबुन रहित साबुन कहा जाता है। अपमार्जक कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है। वॉशिंग पाउडर में 15 से 30% अपमार्जक होता है। सो बच्चों, जो हम घरों में वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं उसमें 15 से 30% तक आपका क्या पाया जाता है, अपमार्जक ही पाया जाता है। आई थिंक कि आप लोग ये चीज़ें समझ चुके होंगे। अगर ये चीज़ आप समझ गए हैं तो अच्छी
बात है। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हमारा केमिस्ट्री का पूरा जो केमिस्ट्री का सेक्शन है ख़त्म हो चुका है बच्चों। अब हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अब हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिजिक्स रह गया है, फिजिक्स को भी हम कवर कर रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।